अगर आप क्लास 10 मैथ की तैयारी शुरू से करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम प्रश्नावली 1.1 को स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से समझेंगे और यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन डिटेल में कराऊंगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस के आंसर को हाथों हाथ नोट करते रहना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी प्रश्नावली के सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक कर जो आपका न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से प्रश्नावली 1.1 में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको अब करवा देता हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपका मैथ का पहला चैप्टर है वो है हमारा वास्तविक संख्याएं। इसमें हमारी छोटी छोटी सी एक आध फॉर्मूला है जिसके बेस पर यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, वरना हमसे ज्यादातर एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए ही बोल रखा है। तो अब देखते हैं हम इसकी प्रश्नावली 1.1 को, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारी प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर हमें इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो हमें अभाज्य संख्याएं दे रखी होंगी उनका हमें गुणनखंड करना है और जो उनके गुणनखंड आएंगे उनको हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में रिपीट हो जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। इसमें ये जो आपके लास्ट वाले तीनों क्वेश्चंस हैं ये आपके ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप ढंग से तैयार कर लेना और यहाँ पर आप समझ लेना। तो पहले जो इसका पहला वाला पॉइंट है जिसमें हमें दे रखा है 140, इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं वो ही मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक लकीर खींच लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 140 और यहाँ पर हम इस तरीके से लकीर खींच देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमें संख्या दे रखी होगी उस संख्या को सबसे पहले हम छोटी संख्या से ही काटेंगे, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में गलती कर देते हैं। यहाँ पर हमें बहुत छोटी संख्या दी जाती है और वो डायरेक्ट बड़ी संख्या से काट देते हैं, जिससे उनका आंसर गलत आने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी संख्या दे रखी हो उसको सबसे पहले आपको छोटी संख्या से ही काट कर देखना है। अगर छोटी संख्या से ना कटे तभी आप बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर इसको 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 0 का 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा 2 से कट चुका है। ऐसे यहाँ पर आ चुका है हमारे पास 70। अब इस 70 को भी हम यहाँ पर 2 से ही काटेंगे, 2 तिया हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6, एक बचेगा, एक हमारे पास इधर चला जाएगा, 2 पंजे हो जाएगा हमारे पास 10, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35। अब हम यहाँ पर 35 को फिर से 2 से काटेंगे, लेकिन ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। अगर कोई संख्या हमारी छोटी संख्या से नहीं कटती है तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, 3 पर जाएंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 पर जाएंगे, 4 से भी नहीं कटेगा, तो अब हम जाएंगे सीधा 5 पर, 5 से हमारा आसानी से कट जाएगा, 5 सत्ते हो जाएगा 35 और ये आया गया है हमारे पास 7, 7 को हम 7 से काट देंगे, कट जाएगा एक बार। तो ये हमारे पास 140 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं जो कि हमसे क्वेश्चन में बोल रखे थे। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 140 बराबर, यहाँ पर हमारे पास संख्या आई है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, और यहाँ पर जो भी हमारे पास आएगा याद तो यहाँ पर हमारे पास एक ही आएगा, इसको भी हम लिख देंगे। और जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 बार रिपीट हुआ है, वैसे ही अगर कोई और भी संख्या 2 बार 3 बार या फिर कितनी बार में रिपीट होगी उसको लिखने का भी हमारे पास तरीका होता है। जैसे कि हमारा 2 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 2 और यहाँ पर हो जाएगा गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1, तो ये हो जाएंगे हमारे पास जो हमें पहले क्वेश्चन के पहले पॉइंट में संख्या दे रखी है 140 के अभाज्य गुणनखंडों को हमने यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिख दिया है, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में बोला था। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको गुणनखंड करने आने चाहिए। अगर आपने गुणनखंड कर दिए तो आराम से आप इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और एग्जाम में आपके रिपीट जरूर होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ।
अब यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। बाकी जो इसके 4 पॉइंट और बचे हैं वही मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सॉल्व करा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट करते रहना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछते रहना। अब देखते हैं हम इसके दूसरे वाले पॉइंट को, जिसमें हमें संख्या दे रखी है 156। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम 156। जैसे हमने पहली वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड करे थे, सेम टू सेम हम यहाँ पर 156 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 156। जैसे वहां पर हमने दो लकीरें खींची थी, वैसे यहाँ पर भी खींच देंगे। अब क्या करेंगे, जो भी संख्या दे रखी होगी, जो मैंने आपको नियम बताए उसी पर आप ध्यान रखना। पहले हम यहाँ पर छोटी संख्या से ही काटेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको 2 से काट देंगे। 2 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 14, एक बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 अट्ठे 16। अब हमें यहाँ पर 8 दे रखा है लास्ट में, यानी कि ये हमारा 2 से दोबारा कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 नम 18। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 39। अब 39 को देख लेंगे हमारा किससे कटेगा। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 9 है, तो ये हमारा 2 से नहीं कट सकता। अब ये हमारा कटेगा 3 से। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब ये आ चुका है 13। 13 हमारा कटेगा 13 के पहाड़े से ही। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो इनको भी हम यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिख देंगे। बहुत इजी है, यहाँ पर हो जाएगा 156 बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1। फिर हम इसको सही कर लिख देंगे, ये हमारे रिपीट हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 156 के अभाज्य गुणनखंडों को हमने यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिख दिया है। तो यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके तीसरे वाले पॉइंट को। तो इसके तीसरे वाले पॉइंट में हमें यहाँ पर संख्या दे रखी थी 38 25। एक बार आप जरूर चेक कर लेना। तो हमने यहाँ पर 38 25 के अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 38 25। जैसे मैंने आपको अभाज्य गुणन करना सिखाया है, वैसे हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको छोटी संख्या से काटेंगे। हमें यहाँ पर लास्ट में 5 दे रखा है, तो ये हमारा कभी भी 2 से नहीं कटेगा। अगर हमें किसी संख्या के लास्ट में 5 दे रखा है, या तो हमारा 3 से कटेगा या फिर वो हमारा 5 से कटेगा। तो पहले हम इसको 3 से काट कर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 आ गया। और यहाँ पर हमारे पास बचा 1, ये हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को तेज भी कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर 5 है तो 2 से हमारा नहीं कटेगा, ये फिर से हमारा 3 से कट जाएगा। 3 चौक हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 12, 3 दूनी हो जाएगा हमारे पास 6 और 3 पंजे हो जाएगा हमारे पास 15। अब यहाँ पर हमारे पास संख्या आ चुकी है 425 और यहाँ पर लास्ट में हमें फिर से 5 दे रखा है। तो पहले हम यहाँ पर इसको 3 से ही काट कर देख लेते हैं। 3 एकम 3 और यहाँ पर बचा ये 3 चौक 12, फिर हमारा यहाँ पर लास्ट में 5 बच रहा है, यानी कि इस बार ये हमारा 3 से भी नहीं कटेगा। अगर 3 से नहीं कट रहा है तो ये हमारा 5 से जरूर कटेगा। यहाँ पर हमारे पास 42, 5 अट्ठे हो जाएगा 40, 2 बचेगा, 2 हमारा 5 के पास चला जाएगा 25 हो जाएगा और 5 पंजे हो जाएगा 25। तो ये हमारा 5 से आराम से कट जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको 5 से काट देते हैं। 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 40, 2 उधर चला गया, ये हो जाएगा 25, यानी कि 5 पंजे हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 85। अब 85 को हम यहाँ पर फिर से 5 से काट देते हैं। 5 ही कम हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 5, बचा कितना है यहाँ पर हमारे पास 3, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 35। तो 5 सत्ते हो जाएगा 35। फिर हम यहाँ पर इसको 17 से ही काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास 38 25 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। इनको हम यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 38 25 बराबर होगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। अब जो संख्या हमारी 2 बार रिपीट हो रही है उनको हम सही कर लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17 गुणा 1। तो हमने यहाँ पर 38 25 के अभाज्य गुणन कर उनको हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया है और ये हमारा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए और यहाँ से आप सोल्यूशन को भी नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके चौथे पॉइंट को। तो इसके चौथे पॉइंट में हमें यहाँ पर संख्या दे रखी है 5005।
तो पहले हमें इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको तो आप जरूरी तैयार कर लेना। यहाँ पर हमारे पास संख्या है 5005। अब हम यहाँ पर इसके टुकड़े कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पर लास्ट में दे रखा है 5। आइए, मैंने आपको बताया था कि ये संख्या हमारी 3 से कटेगी या फिर 5 से कटेगी। 3 से हमारी ये संख्या नहीं कटेगी, ये संख्या कटेगी हमारी 5 से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 कम 5 0 0, 5 कम 5, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1001। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये संख्या हमारी किससे कटेगी। अगर आप किसी भी छोटी संख्या से इस संख्या को काटने का ट्राई करेंगे, 2 से 3 से 4 से किसी भी संख्या से, तो ये संख्या हमारी नहीं कटेगी। ये संख्या डायरेक्ट कटेगी हमारी 11 से। कैसे कटेगी वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। 11 से हम यहाँ पर काट देंगे 11 9 99, तो ये 9 बार चला जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11, तो 11 ही कम हो जाएगा 11। तो 11 से 1001 को हम यहाँ पर 91 बार काट देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे 91 हमारा किससे कट सकता है। वैसे तो ये हमारा डायरेक्ट 13 से भी कट सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले हम यहाँ पर छोटी संख्या से ही देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक, अब अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 1 होगा तो हमारी या तो 7 से कटेगी या 9 से कटेगी या फिर 11 से कटेगी, जैसे कि ऊपर काटा था। तो यहाँ पर हमें एक दे रखा है, तो ये हमारी 11 से तो नहीं कटेगी, ये कटेगी हमारी 7 से। 7 ही कम हो जाएगा हमारे पास 7, बचा कितना 2, तो ये हो जाएगा 7 या 21। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13, तो ये हो जाएगा 13 ही कम 13, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 1। तो हमने यहाँ पर इनको गुणनफल के रूप में लिख दिया है और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप यहाँ से जरूर नोट कर लें। और जो आपका इसका लास्ट वाला पॉइंट होने वाला है 5वां, वो तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो इसके लास्ट पॉइंट में हमें यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो है हमारे पास 74 29, और पहले ही कह रहा हूँ कि ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाती है। तो 74 29 को हम कैसे काटेंगे, बहुत इजी है, एक बार आप ध्यान से समझ लेना, पूरे साल भर आपको याद रहने वाला है। ये जो हमारे पास संख्या दे रखी है 74 29, ये हमारी केवल 3 संख्या से कटती है, 17 से, 19 से और 23 से। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इस संख्या को छोटी संख्या से ही काटेंगे। तो कैसे कटेगी वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम काटेंगे इसको 17 से। तो जब हम यहाँ पर इस संख्या को 17 से काटेंगे तो 17 चौक होता है हमारे पास 68, और यहाँ पर हमारे पास है 74, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 17 चौक 68। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 4 और 2 6, वो चला जाएगा हमारे पास 2 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 62। और 17 क्या होता है हमारे पास 51, और चौक में हो जाएगा ज्यादा, तो हम यहाँ पर 17 से 51 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 9 10 11, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 11 बचेगा, 11 चले जाएगा हमारे पास 9 के पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 119, और 17 सत्ते होता है हमारे पास 119, तो यहाँ पर हमारे पास संख्या हो जाएगी 437। अब इस संख्या को हम यहाँ पर काटेंगे 19 से। जब आप यहाँ पर इस संख्या को 19 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 23। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह हमारा 3 ही संख्याओं से कटता है, तो जब हम इसको 19 से काटेंगे 19 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 38। तो जब हम यहाँ पर 19 से इस संख्या को काटेंगे 19 दूनी हो जाएगा 38, यहाँ पर बचेगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 57, और 19 क्या हो जाएगा यहाँ पर 57, तो 23 बचेगा। 23 हमारा 23 के पार से कट सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास 74 29 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, जिसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे कि 74 29 बराबर होगा 17 गुणा 19 गुणा 23। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, और बहुत से स्टूडेंट्स इसको काट ही नहीं पाते हैं, सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। आप यहाँ से नोट कर लेना, ये हमारा इन 3 संख्याओं के अलावा किसी से भी नहीं कटने वाला है। तीनों को याद कर लें, और जो मैंने नियम बताया था कि सबसे पहले हम यहाँ पर छोटी संख्या से ही काटेंगे, उसको ध्यान रखना। तो पहले पॉइंट में जो हमारे 5 पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को, और कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कर देना। अब इसका ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। और ये हमारा एक फॉर्मूला भी होता है, इसको आप जरूर नोट कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड 100% हर साल बोर्ड एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आता रहता है। इस साल भी आया है, पिछले साल से लगातार रिपीट हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को आप जरूर तैयार कर लेना। इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन में भी आपको आगे भी करवाऊंगा। तो पहले हमें यहाँ पर इन दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कैसे निकालते हैं? बहुत इजी होता है। यहाँ पर मैं आपको निकालना समझा देता हूँ, और फिर हम यहाँ पर जांच भी कैसे करेंगे उसको भी आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। और एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, बहुत आसान है। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है दो संख्याएं 26 और 91। अब हम यहाँ पर इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर 26 के और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जो अभी हम पहले क्वेश्चन में सीख करके आए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 26 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 91। इनके हम यहाँ पर टुकड़े कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 26 को 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2 और 2 तिया 6। अब ये कट जाएगा हमारा 13 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। ऐसे ही हम यहाँ पर 91 को काटेंगे 7 से, जो कि हमारा भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था। 7 ही कम हो जाएगा 7 और 7 पे हो जाएगा 21, और यहाँ पर 13 13 के पार से ही कटेगा। तो यहाँ पर हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिया है, इनको हम गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। तो 26 के यहाँ पर हमारे पास टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 13, और ऐसे ही 91 के टुकड़े हो जाएंगे 7 गुणा 13। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? जैसे ही हम यहाँ पर गुणनफल निकाल लेंगे, इनमें जो भी हमारा कॉमन आ रहा होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों में 13 ही कॉमन आ रहा है, यानी कि जो हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 13। पहला तो हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना था, वो आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम गुणनखंड करेंगे उनमें जो भी हमारा कॉमन आएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास एचसीएफ आ चुका है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम बराबर होगा, सबसे पहले जो भी हमारे पास एचसीएफ आया होगा उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 गुणा, उसके बाद में जो भी हमारे पास एचसीएफ के अलावा संख्याएं बची होंगी उनको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। उसके बाद में जहां पर भी हमने गुणनखंड कर रखे होंगे, जो संख्या हमारी एचसीएफ में आ चुकी होगी उन संख्याओं को छोड़कर जो भी हमारे पास संख्याएं बचेंगी, जैसे कि यहाँ पर बचा है हमारे पास 2, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा में 2 गुणा, यहाँ पर बचा है हमारे पास 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। और अब हम यहाँ पर इन सबकी गुणा कर देंगे। गुणा करके जो भी यहाँ पर हमारे पास आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 दूनी हो जाएगा 26, और 26 की हम यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे। 7 छंग हो जाएगा 42, 2 हासिल लग जाएगा 4, तो 7 दूनी हो जाएगा हमारे पास 14, और 14 और 4 हो जाएगा 18। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 182। तो यहाँ पर हमसे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोला था, जो कि हमने यहाँ पर निकाल दिया है। एचसीएफ आया हमारे पास 13 और एलसीएम आया हमारे पास 182, वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ही समाप्त नहीं होता है। एग्जाम में आप देख लेना कितना क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसमें हमसे आगे जांच करने के लिए भी बोल रखा है, और फॉर्मूला में यहाँ पर दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो इसको हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जांच में अभी आपको आगे समझा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे जांच, और जो हमें फॉर्मूला दे रखा है उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख लेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो यहाँ पर ध्यान होगा कि जो हमें क्वेश्चन में दो संख्याएं दे रखी है वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। पहली संख्या में दे रखी थी 26 और दूसरी संख्या दे रखी थी हमें 91। और आपको ध्यान होगा जो हमारे पास एचसीएफ आया था वो था हमारे पास 13, और जो हमारे पास एलसीएम आया था वो था हमारे पास 182।
यहाँ पर हम इस साइड भी इन दोनों की गुणा कर लेंगे, दूसरी साइड में भी हम यहाँ पर इनके आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा कर कर मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट संख्या बता देता हूँ, आप गुणा कर कर देख लेना। तो जब आप यहाँ पर 26 और 91 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2366। और जब आप यहाँ पर 13 और 182 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यहाँ पर हमारे पास 2366 ही आएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल होगा और जो हमारे पास HCF आया होगा और जो हमारे पास LCM होगा, उनकी भी गुणा करेंगे तो दोनों हमारे पास सेम संख्या ही प्राप्त होंगी। इसी की हमें यहाँ पर जांच करनी है। और अगर ये हमारी संख्या बराबर नहीं आएंगी तो यहाँ पर लगा देंगे हम नॉट इक्वल टू। अभी हमारी बराबर आ रही है, तो यहाँ तक हमें जांच कर कर दिखानी थी जितना हमसे क्वेश्चन में बोल रखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमें संख्या दे रखी थी, सबसे पहले हमने उसके यहाँ पर गुणनखंड करे और कुछ नहीं करा। जो हमारे पास कॉमन पार्ट था वो मिल जाएगा हमारे पास HCF, और जो हमारे पास LCM होगा सबसे पहले हम यहाँ पर HCF लिख देंगे जो भी हमारे पास आया होगा। उसके बाद में जो संख्या भी हमारे पास गुणनखंड में बची होंगी HCF के अलावा, उसको भी हम गुणा में लिख देंगे। इनके आपस में गुणा करने पर हमारे पास LCM प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास HCF और LCM निकालने का तरीका, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और आगे हमसे जांच करने के लिए बोला था, उसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा था जिसका हमने उपयोग कर कर जांच भी कर दिया है। इसी तरीके से दो क्वेश्चन और बचा है, वही मैं यहाँ पर आपको इसके आगे सॉल्व करवा देता हूँ। तो इसके दूसरे वाले पॉइंट में हमें यहाँ पर संख्या दे रखी है 510 और दूसरी संख्या में यहाँ पर दे रखी है 92। हमें यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकालना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर जांच भी करनी है। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था सेम टू सेम वैसे हम इसको भी करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 510। इसके पहले हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर है 0 तो ये हमारा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4, 1 चला जाएगा, ये हो जाएगा 11, 2 पंजे 10, 1 फिर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 255। अब 255 है, यहाँ पर हमें दे रखा है 5, तो ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। और मैंने भी आपको बताया था कि अगर हमें लास्ट में 5 दे रखा होगा तो ये हमारा 3 से भी कट सकता है और 5 से भी। तो पहले हम इसको 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 24, 1 बचेगा, 1 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 15, यानी कि 3 पंजे हो जाएगा 15। तो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास 85। अब 85 हमारा 3 से देखते हैं कटेगा या नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 दे रखा है। तो 3 दूनी 6 और 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 25। ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, ये हमारा कटेगा डायरेक्ट 5 से। तो 5 से हम यहाँ पर डायरेक्ट 85 को काट देंगे, 5 कम 5 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3, 3 हमारा 5 के साथ में चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 35। तो ये हो जाएगा 5 सते 35। अब यहाँ पर आ चुका है हमारे पास 17 और 17 हमारा 17 के पार्ट से ही कटेगा। तो ये हमारे पास 510 के अभाज्य गुणनखंड आ चुका है। इनको हम यहाँ पर एक बार लिख देंगे। 510 बराबर आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 1 आ जाएगा। इसको भी आप यहाँ पर लिख देना, ये ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें दूसरी संख्या दे रखी है 92। अब हम यहाँ पर 92 के टुकड़े कर लेते हैं, और 92 के टुकड़े भी हमने पीछे भी करे थे। 2 से हम यहाँ पर इसको काट देंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर एक 2 के साथ में चला जाएगा और 2 छंग हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 12। अब यहाँ पर है 46, इसको भी 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 23 हमारा 23 के पार्ट से कटता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर हमारे पास 92 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 23, ये हो जाएंगे हमारे पास 92 के टुकड़े, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अब मैंने आपको बताया था पहले हम निकालेंगे HCF। HCF निकालने के लिए जो भी हमारा यहाँ पर गुणनखंड में कॉमन आ रहा होगा वही क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर HCF हो जाएगा। तो दोनों में यहाँ पर हमारे पास 2 ही कॉमन आ रहा है, यानी कि 510 और 92 का जो हमारे पास HCF होगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2, और यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। अब आगे हमें निकालना है LCM। LCM के लिए मैंने आपको बताया था, उसके लिए यहाँ पर हमें HCF की जरूरत पड़ती है जो हमने पहले ही निकाल लिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम LCM बराबर होगा, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा HCF जो हमारे पास आया है 2। उसके बाद में जो भी हमारे पास दोनों संख्याओं में गुणनखंड जो हमने करे थे उनमें जो हमारी संख्याएं बची होंगी उनको हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23।
इन सबकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर कर जो भी हमारा आएगा वही क्या होगा, हमारा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा। मैं यहाँ पर आपको गुणा कर कर डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। अगर यहाँ पर हम इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 23,460। ये हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर हमें एचसीएफ भी निकालना था और एलसीएम भी निकालना था, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब इसमें आगे हमसे जांच करने के लिए भी बोल रखा है, उसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग में लिख देंगे जांच। उसके बाद में जो हमारा फॉर्मूला था, जो क्वेश्चन में भी दे रखा था, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप यहाँ से नोट कर लेना, बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अब यहाँ पर हमें दो संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं, 510 गुणा 92, और हमें यहाँ पर एचसीएफ कितना आया था, 2 गुणा एलसीएम कितना आया है, 23,460। इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर कर देख लेना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। जब आप 510 की 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 46,920। ऐसे ही जाओ यहाँ पर आप 23,460 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 46,920। यानी कि दोनों वैल्यू आपकी कैसे आएंगी, बराबर आएंगी। तो जांच में बस हमें यही कर कर दिखाना है कि ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। मैंने आपको बताया था कि बराबर नहीं होंगी, तो यहाँ पर कर देंगे नॉट इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा इसका सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। आप देखते हैं हम इसके तीसरे वाले क्वेश्चन को। तो इसके तीसरे वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी हैं। पहली संख्या है 336 और दूसरी संख्या है यहाँ पर हमारे पास 54। हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बहुत इजी है। यहाँ पर पहले हम इनके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 336 है, लास्ट में हमें 6 दे रखा है, यानी कि हमारा 2 से आराम से कट जाएगा। 2 ही कम 2, 13 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। 2 छंग 12, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 16। 8 दे रखा है, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 16 और 2 चौक 8। फिर हमारा ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 है, फिर से हमारा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 कम 2। अब यहाँ पर आ चुका है 21, जो कि हमारा 2 से नहीं कटेगा। अब इसको काटेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 सत्ते 21। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 7 7 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा हमारा एक बार। इस तरीके से यहाँ पर हम 336 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर निकाल लिया है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 336 बराबर हो जाएगा 2 गुणा कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 2 3 और 4। उसके बाद में 3 गुणा 7 गुणा 1। ऐसे ही अब हम यहाँ पर 54 के गुणनखंड भी कर लेते हैं। यहाँ पर ये कटेगा हमारा 2 से, 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 4, एक बचेगा, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। अब ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, 3 नम हो जाएगा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 के हो जाएगा 9, फिर 3 से कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड, जिनको हम यहाँ पर लिख देंगे 54 बराबर होगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस तरीके से यहाँ पर हमने दोनों संख्याओं के गुणनखंड कर लिए हैं। अब इन दोनों में जो हमारा कॉमन आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर 336 दे रखा है, तो इसमें हमारे पास 2 है और 54 में भी हमारे पास 2 है। 54 में हमारे पास 3 है और 336 में भी हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6। अब एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा जो भी हमारे पास एचसीएफ आया होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन संख्याओं के अलावा जो भी संख्याएं हमारे पास बची हैं, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, इन संख्याओं को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 1 2 और 3। उसके बाद में एक बार 7 है और 2 बार 3 है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा, उसको लिख देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में 3 क्या हो जाएगा 9 और 9 सत्ते हो जाएगा 63। अब हम यहाँ पर 48 की और 63 की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एलसीएम। तो जब हम यहाँ पर 48 और 63 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30 24।
जो कि हमारे पास हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए हैं। अब इसकी जांच बची है, बहुत आसान जांच है, एक बार आप करके जरूर देखना और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना कि आपका क्या आ रहा था। और अभी लास्ट में इसका आंसर मैं यहाँ पर आपको लगा भी दूं, आप यहाँ से चेक भी कर लेना कि आपका आंसर सही आया है या फिर नहीं आया है। अगर गलत हो तो यहाँ से आप नोट कर लेना। तो यहाँ पर आपके दूसरे क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन दे रखे थे, 3 पॉइंट थे, तीनों मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दिया है। अब देखते हैं हम इसके तीसरे क्वेश्चन को कि तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। तो इसके तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के हमें यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। जैसे कि हमसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रखे थे, बस यहाँ पर इतना चेंज है, वहां पर हमें 2 संख्याएं दे रखी थी, यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो करने का जो आपका मेथड है वो सेम आपका पहले वाला ही रहने वाला है, बस यहाँ पर आपकी एक संख्या बढ़ चुकी है। अब इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको कर कर समझा रहा हूँ, ध्यान से आप समझ लेना, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकालने को 100% एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसके पहले पॉइंट में हमें यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी हैं, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। छोटी छोटी संख्याएं आराम से आप कर लेंगे। 12 के यहाँ पर हमारे पास टुकड़े हो जाएंगे, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, अब ये हमारा 2 से कट जाएगा, 2 3 6, ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 कम 3। ऐसे में यहाँ पर 15 को काट देंगे, 2 से हमारा ये नहीं कटेगा, ये कटेगा हमारे पास 3 से, 3 पंजे हो जाएगा 15। फिर हम यहाँ पर 5 को 5 से काट देंगे, तो 15 के भी हमारे यहाँ पर गुणनखंड आ चुके हैं। ऐसे 21 को भी काट लेंगे, 21 के यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते हो जाएगा 21, 7 है, ये कटेगा हमारा 7 के पहाड़े से ही। तो यहाँ पर हमने इन तीनों के टुकड़े कर लिया है, जिनको यहाँ पर हम लिख देंगे 12 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। ऐसे ही 15 के यहाँ पर हमारे पास टुकड़े हो जाएंगे, 3 गुणा 5 गुणा 1। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 21 है, 21 के टुकड़े हो जाएंगे, 3 गुणा 7 गुणा 1। अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि इन गुणनखंडों में कौन से हमारे कॉमन आ रहे थे। इससे पहले वाले में हमारे पास 2 संख्याएं थी, तो हम देख रहे थे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। ऐसे यहाँ पर 3 संख्याएं, अब उस संख्या को देखेंगे जो हमारी तीनों संख्याओं में कॉमन आ रही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों संख्याओं में 3 और 1 तीनों में कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कोई भी संख्या हमारी कॉमन नहीं आ रही है। यानी कि जो हमारे पास एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 गुणा 1, यानी कि वो हो जाएगा हमारे पास 3। तो 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे पास एलसीएम होगा वो भी निकालने का यही तरीका है। सबसे पहले जो भी हमारे पास एचसीएफ आया होगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद में जो हमने एचसीएफ में संख्या यूज कर ली, यानी कि जो हमारे कॉमन आ चुके हैं, उनके अलावा जो भी संख्याएं बची होंगी उनको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे। पहली संख्या में बची है हमारे पास 2 गुणा 2, उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास 5 और लास्ट में हमारे पास है 7। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे हो जाएगा 60, 60 की हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 सत्ते हो जाएगा 42, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 420। तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम इन तीनों संख्याओं का। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। बहुत आसान है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं निकालना आता था इस वीडियो को देखकर आपको निकालना आ गया होगा। ऐसे यहाँ पर जो हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें यहाँ पर संख्या दे रखी है 17, 23 और 29। तो इस क्वेश्चन को भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे और ये भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको 2 मिनट में सॉल्व कर कर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में 3 संख्याएं दे रखी है, इनके क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर टुकड़े कर लेंगे, 17, 23 और 29। अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें जो तीनों संख्याएं दे रखी है ये हमारी किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, ये स्वयं अपनी ही पहाड़े से कटती है। तो अगर इनके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो आपके इस तरीके से आ जाएंगे। जैसे 17 को काटेंगे हम 17 से तो एक बार जाएगा, ऐसे ही 23 कटेगा हमारा 23 के पहाड़े से ही, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद में 29 कटेगा हमारा 29 से ही, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 17 के टुकड़े हो जाएंगे, 17 इंटू 1, ऐसे ही 23 के हो जाएंगे 23 गुणा 1 और 29 के हो जाएंगे 29 गुणा 1। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी हमारा कॉमन आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा।
तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक। बहुत इजी था ये। तो उसके बाद में यहाँ पर हमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एचसीएफ आया हुआ उसको लिख लेंगे और बाकी संख्या जो बची होंगी यानी कि 17, 23 और 29 इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई कर कर जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई कर कर इनकी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो जब हम यहाँ पर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 की, 23 की, 29 की, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आएगा 11,339। यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको करवा दिए। इसका एक क्वेश्चन और बचा है जिसमें हमें संख्या दे रखी है 8, 9 और 25, वो मैं आपको आगे सॉल्व करवा देता हूं। तो हमें यहाँ पर संख्या दे रखी थी इसके तीसरे पॉइंट में 8, 9 और 25, शायद यही हमें संख्या दे रखी थी। एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ, यही हमें तीनों संख्याएं दे रखी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके टुकड़े कर लेते हैं। तो 8 को हम यहाँ पर काट देंगे 2 से, 2 चौका हो जाएगा 8, 4 को हम काट देंगे 2 से, 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 को हम काट देंगे 2 से। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 8 के टुकड़े, जिनको हम यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे हम यहाँ पर 9 के टुकड़े कर देंगे, 3 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 9, 3 से काट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 9 के भी टुकड़े हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 1। ऐसे हम यहाँ पर 25 के टुकड़े कर लेंगे, जो कि यहाँ पर आपको पता भी होंगे 5 पंजे 25। एक बार कटेगा तो यहाँ पर हमारे पास 25 के भी टुकड़े आ जाएंगे, 5 गुणा 5 गुणा 1। अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, वही हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो तीनों में यहाँ पर हमारे पास एक ही कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कोई हमारे पास संख्या कॉमन नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि HCF यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, एक। ऐसे यहाँ पर अब हमें एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पर जो हमारे पास जितनी भी ये बची हुई संख्याएं हैं इनको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे ही 3 यहाँ पर हमारे पास है 2 बार, उसके बाद में 5 यहाँ पर हमारे पास है 2 बार। अब हम यहाँ पर इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 10, 5 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 हो जाएगा, 100 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 200 और 3 से हो जाएगा 9 और 9 दूनी हो जाएगा 18, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1800। और यहाँ पर हमसे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोल रखा था, जो कि हमने यहाँ पर निकाल दिया है। बहुत इजी था, आराम से आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो इसका अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। वो हम देखते हैं इसमें आगे। तो इसके चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है, हमें यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी है 306 और 657। इन दोनों संख्याओं का हमें यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है 9 और हमें यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ही निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर समझा देता हूँ। और हर साल 100% ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहता है, भले ही बदल बदल कर रिपीट होता है, रिपीट होता रहता है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आराम से आपके एग्जाम में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आराम से आपके नंबर पक्के हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है यहाँ पर हमें एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का, जो कि हमारे पास है 9 और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और बोला भी था कि ये फॉर्मूला आपके आगे जरूर काम में आएगा, जो कि हमारे पास था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, जो कि हमारा था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अब ये जो हमारा फॉर्मूला था कुछ अलग था,
अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से बना लेते हैं, जैसे हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रखा है। वो हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको लिखकर समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे लिखा हुआ है, 306 और 657 गुणा एलसीएम कैसे लिखा हुआ है, 306 और 657। इस तरीके से लिखा हुआ था, हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें एचसीएफ दे रखा है क्वेश्चन में, अब हमें यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम फॉर्मूला बना देंगे। बस यहाँ पर आप इसको ध्यान रखना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमें एचसीएफ दे रखा है ये हमारा मल्टीप्लाई में है, ये हमारा इनके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जो कि मैं आपको आगे दिखा देता हूं। दो संख्याओं का गुणनफल और अपॉन में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एचसीएफ 306 और 657 का, और बराबर यहाँ पर हमारे पास चल ही रहा है एलसीएम 306 और 657, जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 306 गुणा 657, तो वो दो संख्याएं लिख दी। अब हमें यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है, ये हमें वैल्यू दे रखी है, जो कि हमें दे रखी है 9, बराबर ये वैल्यू में यहाँ पर ज्ञात करनी है एलसीएम इन दोनों संख्याओं का। तो आपको इस तरीके से ही लिखते हुए चलना है। अब इसको हम यहाँ पर काट देंगे। कैसे काटेंगे, यहाँ पर हम 9 से 306 को काट देंगे 34 बार, और हम यहाँ पर 34 की और 657 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास एलसीएम होगा 306 और 657 का, जब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई कर देख लेना, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो वो हो जाएगा हमारे पास 22,338। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा, जो हमसे यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए बोल रखा है। मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% रिपीट होते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, और उसका आंसर भी सेम आपका यही आएगा 22,338। बस यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू होती है वो आपकी कभी कभी एग्जाम में ज्यादातर चेंज हो जाती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं पहले चैनल पर करवा चुका हूँ, जाकर आप एक प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, इसमें जाकर आप देख लेना, बहुत से क्वेश्चन आपको इस तरीके के इसमें मिल जाएंगे। और इस क्वेश्चन को तो आप जरूर तैयार कर लेना। मेन था आपका ये फॉर्मूला, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगा, किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे, और आपको यहाँ पर कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन थोड़ी बहुत भी कहीं पर भी गलत कर दी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन को नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके 5वें क्वेश्चन को, कि उसमें हमें क्या दे रखा है। अब इसके 5वें क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए हमें यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 6 की पावर n, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें यहाँ पर इसके बारे में बताना है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारे पास कोई एक n है, जो कि हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या है, और हमें यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 6 की पावर n, और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि अगर हम n की जगह पर कोई भी वैल्यू रखें, क्योंकि n क्या है, हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या है, तो n की कोई भी वैल्यू रखने पर जो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी, उसका जो हमारे पास लास्ट अंक होगा, यानी कि वो संख्या किस पर समाप्त हो, 0 पर। जैसे कि 60, 600, यानी कि इसके लास्ट में हमेशा क्या आए, 0 आए। ऐसी संख्या में बतानी है, उसकी जांच हमें यहाँ पर करके दिखानी है। तो उसको यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से आप नोट कर लेना। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जो हमारे पास संख्या है 6 की पावर n, वो हमेशा किस पर खत्म होगी, 0 पर ही खत्म होगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लिख रखा है, किसी संख्या का अंत 0 पर होने के लिए इसे 10 से विभाज्य होना चाहिए, अर्थात संख्या के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास 2 और 5 होंगे। इनके अलावा और कोई भी हमारे पास प्राइम फैक्टर नहीं आएगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई संख्या है और वो हमारी 0 पर समाप्त हो रही है, या तो वो हमारी 10 से विभाज्य होगी, अगर 10 से विभाज्य नहीं है तो उसमें जो हमारे पास गुणनखंड प्राप्त होंगे
जब हम उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो हमारे पास 2 और 5 के रूप में आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें संख्या दे रखी है 6 की पावर n। अगर हम इसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है तो ये हमारी क्या आ रहा है 2 और 3। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 3 हो जाएगा 6। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड हमारी क्या आएंगे 2 और 5। लेकिन यहाँ पर हमारा 5 नहीं आ रहा है तो जो हमें संख्या दे रखी थी 6 की पावर n उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हमारे 2 और 5 आने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जो हमारे पास आवश्यक गुणनखंड है वो हमारे पास ये होने चाहिए, लेकिन ये हमारे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसमें हमारा 5 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो हमारी 0 पर समाप्त होगी, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर हमारे पास 5 नहीं आ रहा है। इस एग्जाम्पल से आपके समझ में आ गया होगा। बाकी इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि संख्या में दे रखी है 6 की पावर n, और हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो हमारे पास 2 और 3 ही आएंगे। और हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में संख्या दे रखी है वो 6 की पावर n के रूप में दे रखी है, तो उसके हिसाब से जो इसके गुणनखंड होंगे वो जाएंगे 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। लेकिन आ तो ये 2 और 3 के रूप में ही रहे हैं, 5 के रूप में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है, 5 शामिल नहीं है। 5 होता तो ये संख्या हमारी 10 से विभाज्य हो जाती, यानी कि ये संख्या हमारी 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पर हम आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। प्रमेय का यूज कर यहाँ पर हम बोल देंगे कि जो हमें क्वेश्चन में संख्या दे रखी है 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं आ सकता है। और यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यह संख्या कभी भी 5 से विभाज्य नहीं होगी। और लास्ट में अतः ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सके, जैसे कि मैंने आपको बताया था उदाहरण से। और यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख करके आ जाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से आपके समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए थे, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है व्याख्या कीजिए कि यहाँ पर हमें 2 संख्याएं दे रखी हैं और ये हमारी कैसी है भाज्य संख्या है, और क्यों है भाज्य संख्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको भाज्य संख्याएं क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। भाज्य संख्या हमारी ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एक या स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड भी होता है, उसको क्या कहते हैं हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो वही हम यहाँ पर प्रूफ करके दिखा देंगे। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में संख्या दे रखी है उनको लिख लेंगे। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। पहली संख्या में यहाँ पर ये दे रखी है, तो दोनों में हम यहाँ पर देखेंगे तो पहला पद ये हो जाएगा और दूसरा पद ये हो जाएगा। दोनों में से यहाँ पर हमारे पास 13 कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में कर लिख लेंगे। यहाँ पर बचेगा 7 गुणा 11 और प्लस यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1। इसको यहाँ पर अब सॉल्व कर लेंगे। 13 गुणा ब्रैकेट में आ जाएगा 11 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 77 हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पर आ जाएगा 13 गुणा 78। अब ये जो हमारे पास संख्या प्राप्त हुई है, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इनके जो यहाँ पर हमारे पास गुणनखंड होंगे या तो वो हमारे पास हो जाएगा 1 या फिर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 13। इनके अलावा इनका कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमें 2 संख्याएं प्राप्त हुई है, ये दोनों संख्याएं स्वयं से विभाजित हो जाएंगी, 1 से कट जाएंगी या फिर किसी अन्य संख्या से भी आराम से ये कट जाएंगी, यानी कि ये जो हमारे पास संख्या है यह कैसी हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिख भी रखा है कि यहाँ पर जो हमें संख्या दे रखी थी इसको हम 13 गुणा 78 के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इस संख्या के एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी है, अतः ये कैसी हो जाएगी हमारे पास एक भाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। बस यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है।
बाकी यहाँ पर आपको यही लैंग्वेज लिख करके आनी है, पहले क्वेश्चन में भी और इसके दूसरे क्वेश्चन में भी। इसके दूसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर काफी बड़ी संख्या दे रखी है, पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर मैं यहाँ पर आपको इसको भी सॉल्व कर कर दिखा देता हूँ। संख्या में यहाँ पर दे रखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। तो ये भी हमारे दो पद हो जाएंगे, पहला पद ये हो जाएगा और दूसरा पद ये हो जाएगा, और दोनों में यहाँ पर हमारे पास 5 ही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या बचेंगी 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर हम इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पर आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर हमारे पास आएगा 1008 प्लस 1 हमारे पास चल ही रहा है। तो यहाँ पर जो मैं संख्या दे रखी थी, इस संख्या को हमने यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिख दिया है, जो कि हमारे पास प्राप्त हुई है 5 गुणा 1009, क्योंकि यहाँ पर हम एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो मैं दो संख्या प्राप्त हुई है, या तो ये हमारी एक से विभाजित हो जाएंगी या फिर ये हमारी स्वयं से विभाजित हो जाएंगी, या इनके अलावा इनके और भी अन्य गुणनखंड होंगे। तो जैसे हमने इसके पहले पॉइंट में थ्योरी लिखी थी, वही हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने संख्या को 5 गुणा 109 के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। इसका मतलब यह है कि इस संख्या के एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी है, यानी कि ये हमारे पास कैसी संख्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। बस यहाँ पर मेन है, यहाँ पर आपको गुणनखंड करने आने चाहिए, बाकी आप इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके 7वें क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? जिस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट करा होगा उस पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसको यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। डायग्राम आपके सामने आ चुका होगा। इसमें सबसे पहले सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है और दूसरी ओर जो रवि है वो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है, और दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो घूम कर दोबारा से इसी पॉइंट पर जब तक आएंगे, तो वो मैं समय बताना है कि इस पॉइंट में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों की अलग अलग चाल होंगी। जैसे कि रवि सोनिया से एक चक्कर लगाने में कम टाइम ले रहा है, यानी कि उसकी स्पीड जो होगी वो हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एक्सप्रेशन में हमें वह समय ज्ञात करना है कि जब सोनिया और रवि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, क्योंकि वे दोनों अलग अलग चाल से चल रहे हैं और वे उसी प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। तो जो हमारे पास 18 और 12 यानी कि जितने मिनट में वो एक चक्कर लगा रहे हैं, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। जो भी हमारा एलसीएम आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उतने मिनट बाद ही वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको निकालना सिखा दिया है। पहले यहाँ पर आप कमेंट में बताएं इसका आंसर, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो हमारा कितना आएगा, बाकी मैं आपको आगे सॉल्व कर कर दिखा देता हूँ। तो हमें यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। उसके लिए यहाँ पर हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर 18 के टुकड़े कर लेंगे, 2 से काट देंगे 2 नम 18, 3 से काट देंगे 3 तिया 9, फिर 3 से काट देंगे, ये हमारा कट जाएगा एक बार। अब यहाँ पर हम 12 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काट देंगे 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से काट देंगे 3 एकम 3। इस तरीके से यहाँ पर हमने 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। 18 के यहाँ पर हमारे पास टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। ऐसे ही 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। हमने यहाँ पर इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें निकालना है एलसीएम। उसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ जो भी हमारे पास कॉमन संख्याएं होती है वही क्या होता है, हमारे पास एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 क्या हो जाएगा 6। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर
एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जो भी हमारे पास एचसीएफ होता है सबसे पहले उसको लिख देते हैं। उसके बाद में जो भी हमारे पास गुणनखंड बचे होंगे कॉमन आने के बाद में उसको लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बचा है 3, इसको लिख लेंगे, गुणा यहाँ पर हमारे पास बचा है 2, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 6 और 6 छंग हो जाएगा 36, यानी कि 18 और 12 का हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ चुका है जो कि हमारे पास है 36। और मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आएगा वही क्या होगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि सोनिया और रवि दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। इस तरीके से यहाँ पर आप लिख करके आ सकते हैं और 36 मिनट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया उसके बाद में आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के कम चांसेस रहते हैं, अलग तरीके से भी ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली में टोटल हमारे 7 क्वेश्चन थे। 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में करवा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और अब इसी तरीके से और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो आती रहेंगी। बस आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।